बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर से हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुंडस फाउंडेशन के ऑफिस में, जहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान साहब। उनसे पूछते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों को क्या मसाइल होते हैं और किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कितने बच्चों को आप ट्रीट कर रहे हैं, थैलेसीमिया के मर्ज के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा, किस तरह का मर्ज? ये थैलेसीमिया जो है वो एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। होता ये है कि थैलेसीमिया के जो शिकार पेरेंट्स हैं, जिनको थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं, अगर दो माइनर्स की आपस में शादी हो जाए तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। अब थैलेसीमिया मेजर अगर इस दुनिया में आ गया है तो 4 से 6 माह की उम्र में उसको खून लगना शुरू हो जाएगा और वो सारी ज़िंदगी दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यानी हर 10 से 15 दिन के बाद उसको एक ब्लड के बैग लगेगा तो मज़ीद 10 से 15 दिन जो है वो गुजर सकेंगे। तो ऐसे मरीज़ों का इलाज हमारा सुंदस फाउंडेशन कर रहा है। ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि खून से रिलेटेड वो तमाम अमराज जिसमें किसी को एक प्रॉब्लम है और फॉर लाइफ लॉन्ग उसको ब्लड या ब्लड का कोई भी प्रोडक्ट उसको रिक्वायर्ड है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। ओवरऑल 7000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं हमारे और इस वक्त 8 सेंटर्स ऑल ओवर पंजाब काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बिला मुआवजा इन बच्चों का इलाज मुहैया कर रहे हैं। सिम्टम क्या होती है मरीज की, क्या फीलिंग होती है उसकी, किस तरह पता चलता है कि थैलेसीमिया? लेकिन जिस वक्त जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की 4 से 6 माह की उम्र में बच्चा जो खून अपने वालिदैन से ख़ास तौर पे यानी वालदा से लेकर आता है वो कंज्यूम हो जाता है। अब बॉडी में एबिलिटी नहीं है नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने की, तो उसके अंदर खून की कमी वगैरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा पीला होगा, खाना खाने से परहेज़ करेगा, चिड़चिड़ा होगा। वालिदैन एक टेस्ट करवाते हैं जिसको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। वो टेस्ट से डायग्नोज हो जाता है कि ये थैलेसीमिया है। अब अगर वो थैलेसीमिया है तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो सारी ज़िंदगी दूसरे के खून के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में खर्चा कितना आता है? गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है या फंडिंग कहाँ से होती है? इसमें से ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बैग जो है वो हमें तकरीबन कोई 5 से 6000 का कॉस्ट करता है और ऐसे भी मरीज़ हैं जिन्हें 10 दिन के बाद 2 बोतलों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग इलाज मुआवजा ना सिर्फ ब्लड बल्कि ब्लड से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है गवर्नमेंट किसी हद तक हमें सपोर्ट करती है ग्रांट की सूरत में, लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपेंडिचर है उसका तकरीबन आप समझ लें 70 to 80% वो हम लोगों की ज़कात अतियात वगैरह से मैनेज करते हैं। एक बंदे पे कितना खर्च आता है एक पेशेंट पे, और डेली कितने पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं? देखिए यहाँ लाहौर सेंटर में हमारी तकरीबन 70 से 80 की डेली ट्रांसफर होती है और एक पेशेंट मंथली हमें तकरीबन 35 to 40 ऑन एन एवरेज कॉस्ट करता है। 35 से 40,000 का एक पेशेंट। टोटल पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स का पता है कितने हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया मेजर के जिनको खून लगता है और हर 500 में एक बर्थ जो है वो थैलेसीमिया मेजर के साथ अभी भी हो रही है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई ब्रेकअप नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे थैलेसीमिया सेंटर्स तो बने हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन गैर मेयारी स्क्रीनिंग की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो उन हॉस्पिटल का रुख नहीं करते, जहाँ पे ब्लड जो है उसको ठीक तरीके से जांचा नहीं जाता। और अगर एक बंदा जिसको हेपेटाइटिस सी है या अल्लाह ना करे HIV है और वो ब्लड जो है वो किसी को ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो जो पहले थैलेसीमिया से इफेक्टेड है वो HIV भी लेके चला जाए। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो फिर ऐसे इदारों का रुख करते हैं जैसे सुंदस फाउंडेशन है, जहाँ पे खून का मेयार जो है वो बेहतर है, साफ़ सुथरा है, हेल्दी है और यहाँ से हमसे ट्रांसफ्यूज करवाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में शामिल होने के बाद पेशेंट नॉर्मल जिंदगी गुजारता है क्या, कैसा रहता है? जी, ऐसे हमारे चेयरमैन थे मुन्नू भाई, वो एक बात कहते होते थे कि मेरे पास ये बुझे हुए चिराग या मुरझाए हुए फूल आते हैं और एक एक कतरा खून का इनके जिस्म में जाता है तो ये दोबारा खिल उठते हैं। तो वही ब्लड से अगर एक बंदा डेफिशिएंट है और उसको ब्लड लग जाए तो ज़ाहिर है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसकी तरफ आ जाता है और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है बहुत अच्छी अच्छी लेवल्स पे जो है वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, मेडिसिन देते हैं, बल्कि सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं।
जी सर, आप थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों से मिले, क्या फीलिंग्स है आपकी, देख को कैसा लगा आपको? पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करने की गुंजाइश है? बच्चों से मिल के आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो इंसानी जज्बा के तहत हम सब हैं, इंसान हैं, और किसी को जब तकलीफ़ में या परेशानी में देखते हैं तो यकीनन दिल भर आता है। तो हम इनको देख के अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, सेहत कामिला, और जल्द अज़ जल्द बच्चे ठीक हो के इस तरह घरों पे जाएँ कि उनको दोबारा इधर आना भी ना पड़े, ताकि तमाम घरों में हंसी और खुशी चलती रहे। हुकूमत पंजाब के भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह की एनजीओ जो इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन इस तरह हो सके कि हम इनके तजर्बात से सीख सकें, और उन तजर्बात को सीख के हम इसी चीज़ को रेप्लिकेट भी कर सकें। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है, इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े नंबरदार हैं, सिविल सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हर इंसानी हकूक़ के मसले में पेश होते हैं, आगे होते हैं। इनसे बात करते हैं कि थैलेसीमिया में ये क्या फील कर रहे हैं आके थैलेसीमिया के इलाजगाह में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मलिक साहब, ये फरमाएं कि आज सेक्रेटरी साहब आए थे, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर, क्या कैसी रही मुलाकात और क्या कुछ वो यकीन दहानियाँ करवा के गए या क्या उम्मीद है आपको उनसे? सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप खुद भी इस सेक्रेटरी साहब की विजिट के मौके पर मौजूद थे, और आपने देखा कि किस कदर सेक्रेटरी हेल्थ और मिनॉरिटी अफेयर ह्यूमन राइट्स के अपने जो जज्बात थे किस कदर उन्होंने उसका इजहार किया। चूँकि उनका इदारा ह्यूमन राइट्स का इदारा है, तो ह्यूमन राइट्स का बुनियादी तौर मकसद ही यही होता है कि इंसानियत की फलाह, इंसानियत की जो बुनियादी हकूक़ है उनके लिए काम करना। और ये जो मरीज़ बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे होते हैं, मखसूस अमराज में बच्चे होते हैं, बुनियादी तौर पर ये भी उनके चैप्टर में आते थे। लिहाजा आज उन्होंने इस ख्वाहिश का खुद इजहार किया था कि मैं आपके दायरे में आना चाहता हूँ, विज़िट करना चाहता हूँ, और ह्यूमन राइट्स जो कुछ आपके दायरे के लिए कर सकता है तो करेगा। चूँकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, यकीनन मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, उनके तजर्बे भी, एक्सपीरियंस भी होता है, और कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इस किस्म के इदारों को उनकी ज़रूरत होती है। इस विज़िट का बुनियादी मकसद भी यही था, वो विज़िट करें और जो उनके रफ़ाकार हैं, उनके हम मनसब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी एजुकेशन है, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है, ये वो इदारे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इन वेलफेयर के कामों के साथ। कोई एक इदारा नहीं होता। यकीन जानिए कि जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो 15-20 इदारे काम कर रहे थे, लेकिन वो बदकिस्मती से एक पिच पे नहीं होते। यहाँ अफसरान को मदऊ करने का बड़ा मकसद भी ये होता है कि वो एक पिच पे आएँ और फील करें कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर है, और रियासत की ज़िम्मेदारी जो हम जैसे इदारे हैं, सुंदर फाउंडेशन के इदारे हैं, बहुत से और भी इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं। चूँकि हुकूमत वक्त तमाम मसाइल का हल नहीं कर सकती, इतने वसाइल नहीं होते, इस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत साफ होनी चाहिए, हुकूमत की डायरेक्शन साफ होना चाहिए। और आप जैसे जब इदारे आते हैं एक स्टेक होल्डर के तौर पर, मीडिया के इदारे आते हैं, तो वो उन चीज़ों की निशानदही करते हैं। जिस तरह आज सेक्रेटरी साहब के खुद मौजूद थे, आपने उनसे क्वेश्चन भी किए, उनकी बात भी सुनी, और जो हमने ब्रीफिंग दी, हमारे जो सुंदर फाउंडेशन का काम था इस हवाले से, जो आप लिखेंगे दिखाएंगे तो आप अपना रोल अदा करेंगे, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त सबसे बड़ा रोल होता है। फाउंडेशन को आप हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का प्लान था, वो हॉस्पिटल का प्लान कहाँ तक पहुँचा? जी, जो हॉस्पिटल का प्लान है वो 6 आपने सुना भी है कि 6 कनाल ज़मीन हमने एक्वायर कर ली है। उस पर जो टेक्निकलिटीज़ हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, और जो बिल्डिंग का नक्शा जाता है, वो अब डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब उसकी फाउंडेशन का काम इंशाल्लाह अगले महीने शुरू हो जाएगा। इसका बुनियादी मकसद ये है इस अस्पताल का कि जो इस किस्म के मरीज़ बच्चे हैं, इनके लवाकिन हैं, वालिदैन हैं, उन सब का जो ट्रीटमेंट है उस छत के नीचे हो, और उन्हें दर बदर जाना ना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं तो फिर उनको हम मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ जो वार्ड हैं, मुख्तलिफ सेक्शन उनमें लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी इस बर्थ के साथ साथ और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर उन्हें एक छत के नीचे इस किस्म का इलाज मुयसर आ जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी।
जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद अब्बास डार साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, फनकार वैसे भी दर्द दिल रखने वाला होता है। आज इनसे पूछते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों में रह के ये कैसा फील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डार साहब क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। कैसा फील करते हैं थैलेसीमिया के बच्चों में अपने आप को पाके? बस मुझे ऐसे ही लगता है जैसे ये कम सेहतमंद बच्चे जो हैं ये मेरे हैं, और मैं यानी मुझे आज कोई 14-15 साल हो गए, 14-15 साल पहले एक दफ़े मुन्नू भाई ने मुझे बुलवाया कि एक जगह पे जाना है, वहाँ पे कैंप है और ब्लड के लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है कि हमें ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए, कि इस बच्चे को जो थैलेसीमिक बच्चा है उसको हर 15 दिन बाद या 21 दिन बाद या कभी 3 दफ़े महीने में, कभी 2 दफ़े महीने में, कभी 1 दफ़े महीने में उसको फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। तो उस कैंप में मैं गया तो मुन्नू के साथ ऐसा ताल्लुक़ था, 50-55 बरस हम इकट्ठे रहे, काम करते रहे। तो फिर 15-16 साल से इधर ही हूँ, बस आता रोज़ हूँ, और जब बच्चों को देखता हूँ ये जो कम सेहतमंद बच्चे हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरे अपने बच्चे हैं। इनके जितने ब्लड कैंप्स होते हैं वो मैं उनकी निगरानी तो खैर नहीं करता, जाता ज़रूर हूँ, मिन्नत ज़रूर करता हूँ। जो मुखय्यर हज़रात हैं वो इसको डोनेट करें फाउंडेशन को, और जो यानी तंदुरुस्त लोग हैं वो ब्लड ज़रूर दें मेरे बच्चों के लिए। ये मेरा काम है। और मैं डार साहब, आप बच्चों में रहते हैं, देखते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे पिसे हुए लोग आते हैं, कोई छोटा सा एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि किस तरह के लोग आते हैं और क्या मैसेज देंगे आप गवर्नमेंट को या मुखय्यर हज़रात को कि इनको किस तरह हेल्प आउट किया जा सकता है कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करें? देखिए, सबसे पहले तो इस बच्चे को ब्लड चाहिए होता है, जो इधर ये सुंदस फाउंडेशन में है ब्लड भी मिलता है, बाकी मेडिसिन जितनी भी हैं, जितना भी बच्चा एक आता है मेरे पास उसको हर चीज़ यहाँ फ्री मिलती है, कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये मुखय्यर हज़रात हमें सदका देते हैं, खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, और वैसे पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ थोड़ी सी हेल्प करती है। तो अल्लाह का फजल है, ये चल रहा है। अब मैं हॉस्पिटल जब बनाऊंगा तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक मेरे अभी जो नक्शे हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो जो ही वो अप्रूव होती है मेरी ड्राइंग्स, तो फिर इसको हॉस्पिटल को शुरू करेंगे। फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आओ भाई हमारे साथ हमारा हाथ बटाओ। मेरे साथ इस वक्त एक माँ मौजूद है जो अपने बच्चे को लेके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आई है। तो कौड़ा से आई है, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या फीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आई आप? क्या करते हैं? बच्चे को कब से ब्लड लगवा रही हैं आप? अच्छा, तो ये क्या पैसे वगैरह लेते हैं? कितने अर्से बाद आना पड़ता है? 15 दिन बाद आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा तो नहीं देना पड़ता। तो क्या कहेंगी सुंदस फाउंडेशन की इंतजामिया के बारे में, आपके क्या तासुरात हैं, कैसे लोग? आपको यहाँ पे आगे कोई मसला तो नहीं होता आपको? जी तो नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। बच्चे की माँ है, वो कौड़ा से आती हैं, वो बहुत सारे बच्चे मेरे अपने बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप। तो इनको न सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, बल्कि आज तो जो सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी अफेयर्स आए बच्चों को गिफ्ट भी दिए। लोग यहाँ पे बहुत मुतमिन हैं इनके। सुंदस फाउंडेशन जो है वाकई एक बहुत बड़ा इंसानी खिदमत का काम कर रहा है।